दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन संगठन की प्रक्रिया। संगठन की प्रक्रिया। फर्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य का निर्धारण करना। फर्स्ट स्टेप क्या आता है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य का निर्धारण करना। फर्स्ट पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारण करना। आया समझ में? फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारण करना। सबसे पहले बात देखो, गोल, ऑब्जेक्ट। संगठन प्रक्रिया का ये प्रथम चरण है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। यह संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण है जिसमें उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट गोल को डिसाइड किया जाता है इंस्टीट्यूट के, फर्म का, फैक्ट्री के, जिसमें बिजनेस के गोल का डिटरमाइन किया जाता है। बिना ऑब्जेक्ट के, बिना उद्देश्य के निर्धारण के संगठन का, बिना उद्देश्य के निर्धारण के संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता। बिना उद्देश्य के निर्धारण के संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता। बिना उद्देश्य के निर्धारण के संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता। उद्देश्य का निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रबंधक को संसाधनों के चयन करने में सुविधा देता है। लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी को मार्गदर्शन करता है। निर्देश की एकता बनाए रखने और संगठन के आकार का निर्धारण करने में हेल्प करता है। सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले संगठन प्रक्रिया का यह प्रथम चरण है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। सेकेंड है उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। यह उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बिना उद्देश्य का निर्धारण किए संगठन की स्थापना नहीं की जा सकती। यह चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड, निर्देश की एकता। यह निर्देश, इसमें निर्देश की एकता, इसमें निर्देश की एकता, चेन ऑफ कमांड। इसमें निर्देश की एकता, चेन ऑफ कमांड। इसमें निर्देश की एकता, चेन ऑफ कमांड। ध्यान से सुन लेना। इसमें निर्देश की एकता, चेन ऑफ कमांड। यह निर्देश की एकता, चेन ऑफ कमांड को बनाए रखने और ऑर्गेनाइजेशन की संरचना, संगठन की संरचना, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। यह ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, संगठन की संरचना का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है उद्देश्य का निर्धारण करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया जाता है प्रथम चरण में। उद्देश्य को निर्धारण कर लेने के पश्चात यह उद्देश्य संगठन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी जो बात आती है, यह चेन ऑफ कमांड और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, यह संगठन की संरचना, निर्देश की एकता को निर्धारण करने में सहायक होता है। यह प्रबंधक का मार्गदर्शक होता है। इट डायरेक्टिंग मैनेजर, यह प्रबंधक का मार्गदर्शक होता है। यह प्रबंधक के लिए क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। आया समझ में? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्यों किया जाता है? फर्स्ट स्टेज है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। संगठन की संरचना के निर्माण करने का प्रथम चरण है। यह उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए। निर्देश की एकता संगठन की संरचना के निर्माण करने में सहायक होता है। और ये प्रबंधक के लिए क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। ये चार बातें हैं जो उद्देश्य के निर्धारण में आपको लिखनी है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? सेकेंड आपके पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज।
जो सेकंड पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। क्या आता है? डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, क्रियाओं का निर्धारण करना। इस चरण के अंदर हम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का निर्धारण करते हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है। हमने जो गोल डिसाइड किया है, इस चरण के अंदर हम इस चरण में उन विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करते हैं, उन विभिन्न एक्टिविटीज का डिटरमाइन करते हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। इस चरण में हम उन समस्त क्रियाओं का निर्धारण करते हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती हैं। इस चरण में हम उन समस्त क्रियाओं का निर्धारण करते हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, नेसेसरी होती है, एसेंशियल होती है। इन दिस स्टेज वी डिटरमाइन ऑल एक्टिविटीज विच एसेंशियल फॉर अचीविंग गोल। इस चरण में संपूर्ण कार्य को व्यवस्थित विश्लेषण किया जाता है, कार्य का निष्पादन किया जाता है, विभिन्न क्रिया और उपक्रिया का निर्धारण किया जाता है। औद्योगिक संस्थान की संपूर्ण क्रिया को उत्पादन, वितरण, क्रय, विक्रय आदि प्रमुख कार्यों में विभक्त किया जाता है। उसके पश्चात विभिन्न क्रियाओं को उप क्रियाओं में बांटा जाता है। सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम एक्टिविटीज को डिटरमाइन करते हुए एक्टिविटीज इसेंशियल होती है गोल को अचीव करने के लिए। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम क्रियाओं का निर्धारण करते हैं जो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। हम उन क्रियाओं का निर्धारण करते हैं ऑल दोज एक्टिविटीज डिटरमाइंड बाय अस फॉर इसेंशियल फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो जरूरी इसेंशियल क्रिया है उन क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। उन क्रियाओं का निर्धारण कर लेने के पश्चात इन क्रियाओं का निर्धारण विभिन्न विभाग, एक औद्योगिक संस्थान, एक फैक्ट्री के विभिन्न डिपार्टमेंट, अलग अलग जो वेरियस डिपार्टमेंट है, जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हो गया प्रोडक्शन, सेल्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, परचेज, ये चार डिपार्टमेंट, इन चार डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज और सब एक्टिविटीज का डिटरमाइन किया जाता है। डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिविटी, सबसे पहले गोल को अचीव करने के लिए जो इसेंशियल एक्टिविटीज है उनको डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद में इन एक्टिविटीज को एक्टिविटी और सब एक्टिविटी, क्रिया और उप क्रिया में विभक्त किया जाता है। क्रिया और उप क्रिया में विभक्त किया जाता है। इन क्रियाओं को क्रिया और उप क्रिया में विभक्त किया जाता है। एग्जाम्पल, एक औद्योगिक एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, उत्पादन विभाग, विक्रय विभाग, क्रय विभाग, परचेज डिपार्टमेंट, क्रय विभाग, परचेज डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट की एक्टिविटी और सब एक्टिविटी का डिटर्मिनेशन करना, एक्टिविटी को इन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन करना इसमें सम्मिलित होता है। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? सबसे फर्स्ट पॉइंट, एक्टिविटी का डिटरमाइन किया जाता है जो इसेंशियल होती है। सेकंड पॉइंट है इन एक्टिविटीज को एक्टिविटी को कार्य के अकॉर्डिंग, कार्य के निष्पादन के अकॉर्डिंग टू वर्क एक्टिविटी और सब एक्टिविटी में डिवाइड किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। क्या? कार्य के अकॉर्डिंग सब एक्टिविटी और एक्टिविटी के अंदर डिवाइडिंग किया जाता है। कोई प्रॉब्लम? कार्य के अकॉर्डिंग इनको क्रिया और उपक्रिया में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में आता है एक्टिविटी को डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद आता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी। उसके बाद में क्या आता है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, क्रियाओं का समूहीकरण। क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, क्रियाओं का समूहीकरण। समान प्रकृति की, समान आकार की क्रियाओं को एक समूह में रखा जाता है। सेम नेचर और सेम साइज की एक्टिविटी को एक ग्रुप में रखते हैं। क्या रखते हैं? एक ग्रुप में रखते हैं। समान प्रकृति की, समान आकार की क्रियाओं को एक समूह में रखा जाता है। सेम नेचर, सेम साइज की क्रियाओं को एक समूह में रखा जाता है। सेम नेचर, सेम साइज की एक्टिविटी को एक समूह में रखा जाता है।
समान प्रकृति की समान आकार की क्रियाओं को एक समूह में रखा जाता है। समान प्रकृति की समान आकार की क्रियाओं को एक समूह में रखा जाता है। सेम नेचर सेम साइज की एक्टिविटी को एक समूह में रखा जाता है, एक समूह के अंदर रखा जाता है। आया समझ में? एग्जाम्पल हमने ले लिया, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाजार अनुसंधान, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विक्रय प्रशिक्षण, विक्रय आदि को विपणन की श्रेणी में रखा जाता है। एग्जाम्पल ले लिया, हमने एक ग्रुप बनाया। एग्जाम्पल हमने देखो बाजार अनुसंधान, विक्रय, देखो विक्रय प्रशिक्षण, विक्रय संवर्धन और विक्रय, मार्केटिंग रिसर्च, सेल्फ प्रमोशन, एक एडवर्टाइजिंग भी आता है, एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं विज्ञापन। बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च, सेल्फ प्रमोशन, विक्रय संवर्धन, विक्रय ट्रेनिंग, विक्रय प्रशिक्षण, विक्रय और विज्ञापन, सेल और एडवर्टाइजमेंट को, एडवर्टाइजमेंट का हमने एक ग्रुप बनाया जिसे मार्केटिंग की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे विपणन की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे मार्केटिंग के अंदर रखा जाता है। एक ग्रुप बनाया हमने मार्केटिंग के अंदर इन सब चीजों को मार्केटिंग में रखा जाता है। ग्रुप को हम सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, समूह को हमने उप समूह में बांटा जाता है। एग्जाम्पल हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग जो ग्रुप है इसमें से एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट विपणन विभाग को अलग किया, उसे दो भागों में विभक्त करते हैं, हाउस होल्ड सेल एंड एक्सपोर्ट सेल, घरेलू विक्रय और निर्यात विक्रय। ये दो डायग्राम बन जाएंगे ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी में। कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लो, ये दो डायग्राम बन जाएंगे और जिनको उतारना वो उतार सकते हैं, जिनको उतारना है वो उतार सकते हैं। इनको एक समान समूह में रखा जाता है, इनको ग्रुप कर दो, आप इसको विभक्त कर दो दो खंडों में। आया समझ में? अगला आपके आएगा असाइनिंग ड्यूटीज, कार्य सौंपना। सीधी सी बात है, असाइनिंग ड्यूटी व्यक्तियों को लिख दिया ना, तो अब आगे चलते हैं। असाइनिंग ड्यूटी, कार्य को सौंपना। असाइनिंग ड्यूटी का मीनिंग होता है कार्यों को सौंपना। कार्य को कैसे सौंपोगे? एक बार उत्तर देखो, असाइनिंग ड्यूटी कार्य को सौंपना। संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। संगठन प्रक्रिया के अंदर व्यक्तियों को कार्य सौंपना और विभिन्न कार्यों को विभाग और उपविभाग में उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए, उसे उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में असाइनिंग ड्यूटी कार्य को सौंपना, डिवीजन ऑफ वर्क मैंने जो बताया था वो है। संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। जो एक संगठन का मीनिंग होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह, जो एक जो उपक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। यही होता है सिंपल वर्ड में कार्य को सौंपना। संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाता है उनकी योग्यता, उनकी रुचि के अनुसार, उनके उत्तरदायित्वों को उन्हें स्पष्ट करना, उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज को उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। इसमें क्या होता है? वर्क, प्रोवाइडिंग वर्क, या आप ऐसे बोल सकते हो असाइनिंग वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य सौंप रहे, असाइन कर रहे, जैसे ही आप कार्य सौंप रहे हो, असाइनिंग वर्क, प्रोवाइडिंग वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में जो कार्य सौंपा जाता है वो कैसे सौंपा जाता है? कार्य सौंपा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट। संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को कार्य उनकी योग्यता, क्वालिफिकेशन और उनकी रुचि के अनुसार सौंपा जाना चाहिए। उसके अलावा उनकी ड्यूटीज, उनके कर्तव्यों और उनके उत्तरदायित्वों का उन्हें स्पष्टीकरण होना चाहिए। उनकी ड्यूटीज और उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी का उन्हें स्पष्टीकरण होना
चाहिए। उनकी ड्यूटीज और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होना चाहिए, उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व का उनको स्पष्टीकरण होना चाहिए, जिससे वे अपने कार्य मन लगाकर उचित प्रकार से कर पाएंगे। आया समझ में? आप वर्क असाइनिंग वर्क करते हो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट, और उनकी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिससे वो अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ काम कर पाएंगे। आया समझ में? इतना आ जाने के बाद अगर आप ऐसे करते हो, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनको क्लियर है, क्लियर होने से क्या होगा, ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन एंड हो जाएगा, डुप्लीकेशन एंड हो जाएगा, ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन एंड होगा। असाइनिंग ड्यूटी होती है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट, उनकी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगी, क्लियर होने से ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन एंड हो जाएगा। ये इतना अगर आप कर लेते हो, इतना अगर आप कर लेते हो तो ये पॉइंट आपके यहीं पे एंड हो जाता। काम को सौंप दिया, काम को सौंपने के बाद में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उन्हें कुछ अधिकार देने पड़ेंगे, उन्हें क्या देने पड़ेंगे, कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। अगला आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये कर लिया, ये लिख दिया, लिख लेने के बाद में इसको इसी फॉर्म आप समझ लो और वहां पे बना दो। आप ऐसे कैसे लिख के 4 लाइन डायग्राम इस टाइप से आप बना के आ जाओ। फिर आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का प्रत्यायोजन, सत्ता का प्रत्यायोजन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अर्थ होता है सत्ता का प्रत्यायोजन। सत्ता का प्रत्यायोजन इतना ऐसा ही होता है। मैं सीधी सी बात बता देता हूं, अथॉरिटी एम्प्लॉय को जो काम सौंपा है, कर्मचारी को जो काम सौंपा है, उस काम को करने के लिए उन्हें कुछ अधिकार अथॉरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। कर्मचारी को जो कार्य सौंपा है उस काम को करने के लिए उन्हें अथॉरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। कर्मचारी को जो काम सौंपा है उस काम को करने के लिए, कर्मचारी को जो काम सौंपा है उस काम को करने के लिए उन्हें अधिकार प्रदान करना जरूरी है, और उस अधिकार के साथ साथ उनको उत्तरदायित्व भी प्रोवाइड करना जरूरी है। ये प्रबंधक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर प्रोवाइड एम्प्लॉय टू अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू वर्क and provide also responsibility according to authority, according to authority। प्रबंधक एम्प्लॉय को, कर्मचारी को जो प्रबंधकों ने काम सौंपा है, ये प्रबंधक का उत्तरदायित्व है कि वे उनको काम के अनुसार उनको अधिकार, उनको सत्ता प्रदान करे तथा सत्ता के अनुसार ही उन्हें उत्तरदायित्व भी प्रदान करे, क्योंकि बिना उत्तरदायित्व के अधिकार एक खतरनाक वस्तु है। विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी इज अ डेंजरस थिंग, एंड बिना अधिकार के उत्तरदायित्व एक खाली बर्तन है। बिना उत्तरदायित्व के अधिकार एक खाली बर्तन है। कैसे? विदाउट ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एम्प्टी विशाल, विदाउट ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज एम्प्टी विशाल। बिना ऑथोरिटी के, बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के, विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी के, ये तो क्या हो गया, डेंजरस थिंग। और बिना ऑथोरिटी के रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, एम्प्टी विशाल, एक खाली बर्तन है। इतना सा लिख लो, ये समझ जाएंगे। सीधी सी बात है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉय को काम करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी प्रोवाइड करे, और जो अथॉरिटी प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग उनका उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करना जरूरी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करना भी जरूरी है, डिसाइड करना भी जरूरी है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ लिया, उसके बाद ये वाली जो टैग लाइन है इसको आप लिख लेना, authority without responsibility is a dangerous thing, and responsibility without authority is a empty vessel। आया समझ में?
फिर आता है संबंधों का निर्धारण करना, लिख लिया। आगे चले, डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, संबंधों का निर्धारण करना। देखो, एक उपक्रम में अनेक व्यक्ति एक साथ काम करते हैं। प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है कि उनके मध्य में संबंधों का निर्धारण करें। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट होना चाहिए कि वो किसके प्रति उत्तरदायी है। क्रिया इससे निर्बाध रूप से लगातार चलती रहेगी आपकी, और व्यक्तियों को जो आदेश की श्रृंखला होती है, प्रबंधक की क्रमबद्धता होती है, का अनुसरण किया जाता है। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप पॉइंट डाल दो। डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, एक उपक्रम के अंदर अनेक व्यक्ति काम करते हैं, यह प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है। डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, एक उपक्रम के अंदर अनेक व्यक्ति काम करते हैं, यह प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है कि उनके मध्य में संबंधों का निर्धारण करे। ये देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की। मैनेजर की क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? ये होते हैं आपके पास एम्प्लॉय रिलेशन, ये होते हैं एम्प्लॉय। एक उपक्रम के अंदर अनेक व्यक्ति काम करते हैं, अनेक एम्प्लॉय काम करते हैं। देयर आर मेनी एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ institution. Responsibility of manager to make relation between employees. ये प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू मेक रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज, ये प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है इनके बीच में संबंधों की स्थापना करे। ये प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है इनके बीच में संबंधों की स्थापना करे। रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है कि उनके बीच में संबंधों का निर्धारण करे, जिससे चेन ऑफ कमांड, निर्देश की एकता और हायरार्की ऑफ मैनेजरियल हायरार्की, प्रबंधकीय पदानुक्रम, मैनेजरियल हायरार्की का निर्धारण हो पाता है। मैनेजरियल HIERACHY हायरार्की, प्रबंधकीय पदानुक्रम, चेन ऑफ कमांड, निर्देश की एकता, प्रबंधकीय पदानुक्रम का जिसके परिणाम स्वरूप निर्देश की एकता, प्रबंधकीय पदानुक्रम का अनुसरण किया जा सकता है। यह प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है कि कर्मचारियों के बीच में संबंधों का निर्धारण करे, उन संबंधों को स्पष्ट करे कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कर्मचारी किन किन अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी है, किन किन अधिकारियों से आदेश ले सकता है, किन के प्रति उत्तरदायी है, किन के प्रति उनको श्रद्धा भाव से कार्य करना है। यह प्रबंधक का उत्तरदायित्व है कि कर्मचारियों के संबंधों का निर्धारण करे, यह स्पष्ट करे कि कौन सा व्यक्ति किन किन अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी है, किन किन अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी है, यह स्पष्ट करे। यह निर्देश की एकता और प्रबंधकीय पदानुक्रम, मैनेजरियल हायरार्की, चेन ऑफ कमांड एंड मैनेजरियल हायरार्की को स्पष्ट करता है के अनुसरण में योगदान करता है, कंट्रीब्यूट करता है, इनको फॉलो करने में, इनको एस्टेब्लिश करने में करता है। सीधी सी बात है, प्रबंधक की, मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बात होती है कि एम्प्लॉय को ये स्पष्ट करे कि उसे कौन सा अधिकारी, कौन सा ऑफिशियल उसको ऑर्डर देगा, किन के प्रति वो रेस्पॉन्सिबल है। आया समझ में? 2 पॉइंट। तीसरा होता है ये कंडीशन चेन ऑफ कमांड, निर्देश की एकता, मैनेजरियल हायरार्की को स्पष्ट करती है। इट क्लियर्स चेन ऑफ कमांड एंड मैनेजरियल हायरार्की, प्रबंधकीय पदानुक्रम को स्पष्ट करता है। फिर आया इतनी सी बात पे ये होता है क्वेश्चन एंड। आगे चलते हैं, आपके पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का आवंटन। अगला क्या है? अगला है आपके पास संसाधनों का आवंटन। अगला आपके पास है संसाधनों का आवंटन। सीधी सी बात है, संसाधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
एक चीज आती है संसाधन, इसको क्या बोलते हैं? संसाधन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट रिसोर्सेज, कोई भी संगठन बिना संसाधन के अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट रिसोर्सेज अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना संसाधन के, बिना रिसोर्सेज के अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। इसलिए प्रबंधक को भौतिक, जो फिजिकल रिसोर्सेज है और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, इनको प्रॉपर एलोकेट करना चाहिए, उनका पर्याप्त मात्रा में आवंटन करना चाहिए, ताकि हम हमारे गोल को अचीव कर सके। ये मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज ए मैनेजरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू proper allocate physical and human resources, to proper allocate physical and human resources for getting object of the organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संसाधनों का पर्याप्त आवंटन के बिना या पर्याप्त संसाधनों के बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी संगठन पर्याप्त संसाधनों के बिना, एडिक्वेट रिसोर्सेज के, विदाउट एडिक्वेट रिसोर्सेज अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। एनी ऑर्गेनाइजेशन कांट अचीव इट्स गोल विदाउट एडिक्वेट रिसोर्सेज। कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संसाधनों के बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह प्रबंधक का उत्तरदायित्व बनता है कि वो मानवीय भौतिक संसाधनों का पर्याप्त रूप से आवंटन करे, जिससे संगठन अपने गोल को प्राप्त कर सके। ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का एलोकेशन करे, जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सके। आया समझ में? ये उतार लो, उतारना चाहो तो ठीक है। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख दिया करो, क्योंकि लैंग्वेज आप जितना अपने हिसाब से लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। किसी की लिखा हुई लैंग्वेज को रट्टा मारना कहते हैं, इसलिए मैं कभी लैंग्वेज नहीं लिख पाता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ, आप अपनी लैंग्वेज बनाना सीखो। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हिंदी वाले लिख सकते हैं, उद्देश्य का निर्धारण करना। मेरा मानना है कि इंग्लिश में लिखे सब। सेकेंड होता है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, क्रियाओं का निर्धारण। उद्देश्य को निर्धारण करने के बाद में आप काम क्या करोगे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उन क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। उस एक्टिविटी को डिसाइड करने के बाद में उस एक्टिविटी और सब एक्टिविटी में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में आप ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी करते हो। एक्टिविटी को जो सेम साइज की, सेम नेचर की जो एक्टिविटी है, उसको सेम साइज की, सेम नेचर की जो एक्टिविटी है उसमें उसका डिसाइड करते हो। सेम साइज की, सेम नेचर की एक्टिविटी को डिसाइड कर लेने के बाद मैंने बताया था एक मार्केटिंग में सेल प्रमोशन, सेल एडवर्टाइजिंग, सेल ट्रेनिंग और मार्केटिंग रिसर्च, ये सेम साइज की। उसे सब ग्रुप में आप डिवाइड करते हो। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसका दो काम मैंने बता दिए थे, एक तो हाउस होल्ड सेल, घरेलू विक्रय, एक निर्यात विक्रय, एक्सपोर्ट सेल। फिर आपका काम होता है जो काम किया है उस काम को करने के लिए काम को सौंपना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड इंटरेस्ट, उसकी योग्यता और उसकी रुचि के अनुसार उसको काम को सौंपा जाता है। सौंप लेने के बाद में आपके पास बनता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उनको काम करने के लिए अधिकार देना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद में आपके पास आता है डिटरमाइनिंग रिलेशन, संबंधों को स्थापित करना। डिटरमाइनिंग रिलेशन, संबंधों को स्थापित करना। संबंधों को स्थापित कर लेने के बाद जो 7 नंबर पे जो पॉइंट आता है, संबंधों को स्थापित कर लिया, सबके साथ अच्छे संबंध है, तो आपका एक काम होता है रिसोर्सेज को एलोकेट करना, एलोकेशन ऑफ
रिसोर्सेज, क्योंकि प्रॉपर एलोकेशन के बिना और एडुकेट रिसोर्सेज के बिना आप ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लिखा जाता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप का आप डायग्राम बना सकते हो, या आप एक सिंपल डायग्राम बनाना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, तो इनके बीच में एक लाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे लाइनिंग करके लिख दो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो भी ये प्रोसेस बन जाएगा। सबकी प्रोसेस आप ऐसे बना रहे हो तो एक डिफरेंट प्रोसेस बनाना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करो, एक्टिविटी को डिटरमाइन करो, ग्रुप कर लो, फिर उसको ड्यूटीज दे दो, डेलीगेशन कर दो और रिलेशनशिप बना दो और रिसोर्सेज का एलोकेशन कर लो। आया समझ में? अब आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ ये आपके बीकॉम, 12th बोर्ड, आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही जगह ये आपके काम का है और दोनों ही जगह इनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मैं चैप्टर्स करवा रहा हूँ आरबीएसई और सीबीएसई के जो पेपर्स होने वाले हैं उनमें से 100% क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, इन 7 पॉइंट में से अगर एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट मिल जाता है दैट मीन्स वो आपको उल्लू बना रहा है, वो पॉइंट ही आपका गलत है। ये आपके नेट यूजीसी नेट के लिए जरूरी है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, बाकी की मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं वो कॉमन चैप्टर्स ले रहा हूँ जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर भी अगर आप नहीं देखना चाहते हो, नहीं शेयर करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है, बट मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि इतनी डीप से और इतनी ईजी वे में कोई भी मैनेजमेंट पढ़ाने वाला और कोई भी ऐसी क्लास लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। और ऐसी क्लासेस आपको इंडिया की बड़ी सी बड़ी कोचिंग सेंटर्स में भी ऐसी क्लास कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, जो इतने इजी वे में, इतने इजी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।